जी व्यूअर्स, ये वीडियो जो बन रही है ये इसके ऊपर बन रही है कि आप विजिट वीज़े पे यहाँ पर आते हैं तो इस पे आपके क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। क्योंकि मुझे अफसोस होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं कहूँगा कि आपके दुबई में, सऊदीया में, इधर उधर सब जगह बैठे कंसल्टेंट्स और बेतहाशा टिकटॉक की वीडियोस हैं जिनको सब्ज बाग कनाडा के दिखाए जाते हैं। तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें कनाडा में आके आपके पास क्या रास्ते होते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और दैट मैटर्स अ लॉट। आई मीन वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मुनहसर होता है कि आपकी एज क्या है, आपकी ट्रेड क्या है, और यहाँ आके आपके क्या ऑप्शंस हैं अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं। अगर आप विजिट, अदरवाइज आप इंटरव्यू की डेट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं और किसी वजह से चले फॉर सम रीज़न आपका वीज़ा लग भी जाता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि आप यहाँ सिर्फ घूमने फिरने के लिए, नियाग्रा फॉल देखने के लिए नहीं आए हैं। नियाग्रा फॉल आजकल गूगल पे भी, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। इतने लाखों रुपए खर्च करके आप यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर कुछ ना मिले, तो एक अफसोस करने की मकाम इस सेंस में है कि दुबई की गर्मी में, सऊदीया की गर्मी में इतना हार्ड अर्न मनी को सिर्फ एक एक ट्रिप बना के और यहाँ पर धक्के खा के वापस चले जाना क्या वर्थ है। तो चले जी, इसके ऊपर मैंने तफसील से बात करनी है कि अगर आप वाकई यहाँ पर विजिट वीजे पे आते हैं और पीआर के बारे में सोचे हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं, कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं, कि कौन सा तरीका महफूज है और वकील का खर्चा कितना हो सकता है। क्योंकि आपको कोई भी काम यहाँ पर करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वकील चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखें, कनाडा में विजिट वीजा सिर्फ सेयाहत, ये वक्ती दौरे के लिए होता है, यानी कि फॉर द टेम्परेरी यू आर गिवन जस्ट फॉर मे बी 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर। और अब तो क्या नाम है, बाकायदा पूछा जाता है आप किस चीज के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से वीजा मिलता है। जिस पर्टिकुलर उसके लिए है उसके लिए आपको वीजा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नौकरी या पढ़ाई कर शुरू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ विजिट वीजे पे आते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए आते हैं तो क्या आप नौकरी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आजकल के यहाँ हालात इस तरह के हैं कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको जॉब नहीं। और आपको इलीगली अगर कोई रखता भी है तो आपको यूज एंड अब्यूज वाली कहानी हो जाएगी आपकी। लेकिन देर आर सर्टन वेज, आप जो है ना यहाँ पर आते हैं ऑन विजिट वीजा तो आप इसको कानूनी तौर पे पीआर पे कर सकते हैं। तो अब ये सवाल ये होता है कि कैसे, हाउ टू डू दैट, इज इट पॉसिबल? लेट्स स्टार्ट। पहला कानूनी रास्ता है शादी। अगर आपके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, 2 बच्चे हैं, 45 साल के हैं, 55 साल के हैं, इट्स नॉट वर्थ। शादी की एज होती है 25 से 35, अप टिल 40। हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई सिलसिला बन जाए और आपने अगर शादी नहीं की हुई है तो जो भी सिटीजन है या पीआर होल्डर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इस सूरत में आप अंदरूनी मुल्क अपना स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पैकेज जमा करा सकते हैं। बिल्कुल, आप यानी कि इंटरनली यू कैन डू दैट। इसमें थोड़ा सा आपको कंफर्म करना होगा, मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म करना होगा कि पहले ये वो करता था कि इंटरनली आपका केस अप्लाई हो जाता। अच्छा, इसके अंदर एक और बात भी होती, शादी जो है वो बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए। और टू द पॉइंट इस सेंस में नहीं कि अगर आपने कोई पेपर मैरिज या इस तरह की कोई कहानी खेली है तो आजकल यहाँ की इमिग्रेशन बहुत सख्त, तो वो उसी हिसाब से फैसला करती है कि ये जो शादी है क्या ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है या रियल शादी है। तो ये सारा आपको देखना पड़ता है। अक्सर लोग इंटरव्यू के बाद ओपन वर्क परमिट भी हासिल कर लेते हैं। जब आप, जैसे ही आपकी एक इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाए। लेकिन जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था, लेकिन फर्जी शादी जो है वो जुर्म है। अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट और बैन हो सकते हैं फॉर एवर, और आपका सारा पैसा, तकलीफें। और दूसरा ये होता है कि अगर आप विजिट वीजे पे आए हैं तो एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट दूसरा तरीका है। अगर कोई कंपनी आपको एलएमआईए वर्क देती है और वो अप्रूव कराती है और आपको जॉब ऑफर देती है और वो आपके पर, तो आप उसके लिए परमिट के लिए अप्लाई कर सकते। ये मुश्किल है क्योंकि आजिर को, जो भी एम्प्लॉयर है, उसको प्रूव करना होता है। उसको एलएमआई क्या होता है? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप है। नॉर्दर्न एरियाज, छोटे प्रोविंसेस, वहां पर आसान है। लेकिन अगर आप इन बड़े शहरों में हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये उसके लिए आपको जो सबसे मेन चीज है, उस एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है। क्योंकि अगर आप बड़े शहर में हैं तो उसको ये प्रूव करना होता है कि उसको लोकल कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसने उसके लिए क्या नाम है एलएमआईए निकलवाया है और आपके नाम का है एलएमआईए, और इस तरह आपका वर्क परमिट हो जाएगा और वो पीआर का रास्ता बन जाता है। तीसरा तरीका,
तीसरा जो तरीका है, ये 3 ही तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तीसरा तरीका जब बताने जा रहा हूँ वो स्टडी परमिट, कि आप अपने विजिट वीज़े को स्टडी परमिट में तब्दील कर दें। लेकिन स्टडी परमिट में जो सबसे बड़ा है, एक तो ये बहुत ही महँगा सफ़र है। सफ़र तो सारे ही महँगे हैं, सफ़र तो सारे ही महँगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिवाय एलएमआई अगर हो जाए, जॉब बेस्ड अगर हो जाए, तो फिर तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टडी परमिट की तरफ जाते हैं, तो फी स्टूडेंट जो यहाँ पर फीस चल रही है, वो तकरीबन आपको सालाना 15 से 20,000 डॉलर आपको फीस देनी होगी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग आगे का सिलसिला जो है ना वो अलग ही है। और वो उसका होता क्या है कि डीएलआई किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से आपको अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो आप पढ़ाई के दौरान वर्क परमिट भी ले सकते हैं। 20 घंटे का आपको वर्क परमिट मिलता है, और वो फिर पीजीडब्ल्यू के जो एक पैथवे है, उसके थ्रू जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके थ्रू। मैं रिपीट इसलिए ये सारे इंग्लिश की टर्म्स करता हूँ, ताकि अगर आपको गूगल करना हो या पता करना हो तो आप इसको पता कर, क्योंकि मैं कोई भी उसके वो जो फ्लैश करके आते हैं और उसका टेक्स्ट करने में, तो उसमें घंटों लग जाता है। और मेरे पास कोई ऐसा पेड वीडियो एडिटर नहीं है जो मेरे लिए काम करे, और ना ही मैं, क्योंकि आई ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। चौथा रास्ता है, विच इज रेफ्यूजी असाइलम। इट्स अ बिट रिस्की, इट्स अ वेरी रिस्की, जिसके जिसके अंदर चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं आजकल। माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत ही पीछे लाइनें लगी हुई हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने साल साल 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद जब फीसें नहीं निकली, तो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दी। बेसिकली पॉलिटिकल असाइलम जो है एक टाइम बाय करने वाला वो होता है, कि आप किस तरीके से टाइम बाय कर लें, लेकिन एक दफा डिपोटेशन अगर आ गई, फिर आप ह्यूमैनिटेरियन पे जाते, फिर लॉयर्स को पैसे खिलाते, ये सब गोल कुछ ना गोल। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह तरीके से रुलते हुए देखा है। रेफ्यूजीज क्या होता है? पनाह। अगर आपको किसी किस्म का जुल्म या खतरा अपने मुल्क में हो, तो आप पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत संजीदा दावा है, बहुत ही संजीदा दावा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इश्यूज आ रहे हैं, FIA का आपको ज्यादा पता होगा। मैं आई डोंट नो अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है, जिसने पॉलिटिकल असाइलम पे अगर कोई आदमी आता है, तो उसका पासपोर्ट कैंसिल करने की कहानियां हो रही हैं, और बहुत सारी जो FIA के थ्रू जो खबरें आती रहती हैं। और अगर आपका झूठ पकड़ा गया, जिस तरह मैंने कहा कि ये बहुत ही संजीदा दावा है, और अगर आपका झूठ पकड़ा गया, तो हमेशा के लिए बैन हो, फॉर गुड, यू कैन नॉट कम। आमतौर पर इस ऑप्शन को सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए समझा जाता है जिनके पास असली सबूत है। असली सबूत से मुराद ये है कि जो वाकई जिसको अपने मुल्क के अंदर एक टॉर्चर है, उसको अपने मुल्क के अंदर जान का खतरा है, जो मोस्टली जो है रिलीजियस बेस पे होता है, पॉलिटिकल एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है, जो अखबारों में जिस तरह आजकल पाकिस्तान में PTI वालों के अच्छे खासे वो हो रहे हैं, जितने भी आपके जर्नलिस्ट वगैरह हैं, मैं नहीं समझता कि और क्या अगले 2-3 साल में उनके लिए कोई आसानी होगी। तो इस तरह के अगर लोग हैं, तो उनको आराम से यहाँ पर पॉलिटिकल साइलम, क्योंकि तो एक ये सॉलिड केस है जिस तरह का। इसके अलावा आपके जो हजारा से के रिलेटेड, या आपके जो अहमदियत के लोग हैं, शिया, उसकी बुनियाद पे भी, यस, डिपेंडिंग के उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि इस तरह का कोई हादसा उनके साथ हुआ, या कोई डेथ थ्रेट है, या जो भी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग, तो आपके पास सॉलिड जो है ना, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइम कितना लगता है? LMIA से बेस्ड हो, LMIA बेस्ड हो, तो वो PR का जो है 18 से 30 महीने का। मैंने टाइम इसका सारा जब चेक किया canada.ca के ऊपर, क्या नाम है, कितने उसके क्वेश्चंस होते हैं, उस पर डाले, सॉरी, फोरम वगैरह पे मैंने डाल के जब देखा, तो मुझे पता लगा कि भाई 18 से 30 महीने। PGWP स्टडी परमिट से PGWP, उसमें PR जो है 3 से 5 साल में। यकीनी बात है, 2-3 साल का आप वो करेंगे, फिर वर्क परमिट होगा, फिर आप PR के लिए अप्लाई करें। हर केस का अलग टाइम है। अब आगे रह जाता है कि इसके ऊपर, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। कानूनी तरीके जो है वो आपको मुस्तकबिल की सिक्योरिटी देती है। अगर कानूनी तरीके से आते हैं, आपको PR होता है, तो मुस्तकबिल की आपको सिक्योरिटी होती है। और आपको जो आसानी है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप की है, और आप पर पासपोर्ट वगैरह है, सारा कुछ है। तो ये तो आपके लिए एक आसानी है। दूसरी चीज, और अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं, तो आप काम नहीं कर सकते, और बेतहाशा लॉयर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, उनसे हमेशा आपको धोखाधड़ी का। तो आप अगर कोई लॉयर हायर करते हैं, तो आप उसके रिव्यूज देखें 10 आदमियों से पहले करके, और अगले ने तो कहना पाजी 2,000 दे जाओ, 5,000 दे जाओ, अगे कहानी करांगे बाद में। तो आपको पैसा देने से पहले या किसी को हायर करने से पहले उस बंदे का अच्छा खासा, आपको ये नहीं कि यार मुझे अक्सर यार कोई लॉयर है जानने वाला, मैं उनको कोई लॉयर का नाम दे दूं, आप ऐसे नहीं। यू हैव टू डू
जितना आप अपने केस के ऊपर रिसर्च करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप रिसर्च जो है ना आपको लॉयर के ऊपर करनी है, कि क्या इस लॉयर के सक्सेस रेट है इतना, क्या उसने इतने काम किए हैं, 4 आदमियों से पूछें कि, और उसको गूगल पे भी देखें, हो सकता है उसके बारे में कोई बैड रिव्यूज़ पड़े हुए हों। तो ये सारी बातें जो है ना आपको हर हालत में जो है ना आपको चेक करना है। अच्छा, इसकी फीस कितनी होती है? इमिग्रेशन वकील की फीस कितनी होती है? कैनेडियन स्पॉन्सरशिप केस में 5 से 2000 से 5000 डिपेंड करता है, अगर आपका स्पाउसल स्पॉन्सरशिप वगैरह हो रही है। अगर आप एलएमआईए का खेल खेल रहे हैं, तो लॉयर की जो फीस होती है वो तकरीबन 3 से 8000, ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया। और स्टडी परमिट में आपको, जिस तरह मैंने पहले ही बताया है, कि पर ईयर आपको तकरीबन तकरीबन 15 से 20,000 डॉलर जो है आपको स्कूल की फीस ही देनी। हमेशा जो है आप कोई वकील लेते हैं या कंसल्टेंट लेते हैं, तो कंसल्टेंट आरसीआईसी होना, ये जी फलाना वो पैरालीगल है, या बचे बचे ऐसे नहीं कि पैरालीगल काम नहीं कर रहे या कोई आम आदमी, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये ना हो कि कोई मेरे पीछे ही पड़ जाए, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपको ना मेक श्योर करना चाहिए कि लॉ सोसाइटी ऑफ कनाडा से अप्रूव्ड जो भी है वो वकील है और वो इमिग्रेशन लॉयर है। वो ये नहीं है कि वो 12 मसाले की चाट है, आप ये भी कर लेने, आप वो भी कर लेने, आप वो भी कर लेने। वो रियल स्टेट के भी केसेस कर रहा है, वो क्या नाम है सिविल के भी कर रहा है, और आपके डिफरेंट क्रिमिनल केसेस भी, और साथ उसने इमिग्रेशन की भी जनाब दुकान की भी। नो, 12 मसाले की चाट नहीं, ग्रोसरी स्टोर नहीं चाहिए। यू नीड अ स्पेसिफिक लॉयर who is practicing immigration. Same thing for the consultant, it must be RCIC, क्योंकि they can ruin your future. तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सब्र आजमादा है, सब्र आजमा काम है। आपको यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस, और अपने तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह चेक करके फिर उसके अंदर एक डालें। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे ट्राई किया तो केस खराब हो गया, इसमें किया था मैं इसमें कर रहा हूँ, तो जो वहाँ आपका पूरी वहां पर ना फाइल बन रही हो, तो जितने केसेस में आप जंपिंग जैक कर रहे, हाफ ऑन हाफ ऑफ कर रहे होते हैं, तो वहां पर इमिग्रेशन के सिस्टम के अंदर आपकी फाइल बन रही हो, तो वो फिर आपके लिए बहुत ही नेगेटिव जा रहा होता है। जल्दबाजी से बचें। अगर आप आते हैं, आपके पास गुड 6 मंथ्स होते हैं, पूरी स्टडी करें, एकदम ही पॉलिटिकल असylum पे जंप करके नहीं आ जाए, या वहां से सोच के आए कि भाई मेरे पास ये 6 महीने, अपना होमवर्क यहाँ आने से पहले ही कर लें। अगर आप विजिट वीजे पे यहाँ पर आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्ट पहले से बिल्ड कर लें, क्योंकि एक दिन का भी माफ कीजिएगा, अगर आप एयरबीएनबी पे हैं तो पड़ रहा है आपको 60 से 70 80 हजार डॉलर, आई मीन 70 से 80 डॉलर पर नाइट। अगर किसी के साथ आप हैं तो भी आप किसी का एहसान ले रहे हैं। अगर आप किराए के मकान पे हैं तो भी 500-600 का आपको कमरा पड़ ही रहा है। फिर आपका रोज का खाने का, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आपको काम नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू राइट अहेड ऑफ, अनलेस आपका कोई जानने वाला है, उसके ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो गए, उसके रेस्टोरेंट में अपने काम कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी मैकेनिक शॉप में, नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग, तो पहले से अपने जो है ना ब्रिजेस बना के आए। ये ना हो कि अब यहाँ आके पुल बना रहे हो। अगर यहाँ आके आप पुल बनाएंगे तो पुल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अपने पुल वहां से तैयार करके, अपने ब्रिजेस वहां से बना के जो नेटवर्क की फॉर्म में है, अपनी पूरी स्टडी करें कि भाई मुझे किस काम में। एक साहब के मेरे पास मिसाल है, कनाडा इमिग्रेट होने से पहले ही अगले ने मैं तो ट्रक ही चलाना है, वहां से वो ट्रक की ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी इमिग्रेशन हो गई, उसने आके यहाँ पर अपनी जिंदगी ट्रकिंग में निभा दी, पहले से उसका होमवर्क था। चले वियर, मैं तो बात करता रहूंगा, मेरे पास बहुत सारे बात करने के लिए मवाद होता है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ये एक कंप्लीट, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं कि हमें कनाडा आना है, बल्कि अभी मेरी बहन का आया था, आई वुड से दैट, तो मैंने कहा चले, मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो ही काफी होगी उनके लिए। तो कम विद फुल प्रिपरेशन, अगर आप सच्चे इरादे से मेहनत करेंगे तो ये सफर मुमकिन है। कमेंट, जिस तरह मैंने पहले कहा, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो मुझे मैसेज कर दें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में जॉब के बगैर कैसे सेटल हो, कनाडा में जॉब के बगैर कैसे सेटल हो, इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। मैंने टॉपिक पहले से सोच लिया है। तो चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक बाद अगेन। ये मेरी आदत है कि मेरे जबान पे चढ़ा हुआ, मैं हमेशा कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।